बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लेक्चर 9। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले आप लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कंसेप्ट है वो डिस्कस किया हमने, जिससे आपको पता चला कि डिमांड में किस तरह से चेंज आता है प्राइस की वजह से, और ये चेंज जो है वो इलास्टिक होता है या इनलास्टिक होता है। इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1 होती है, इक्वल 1 होती है या लेस दैन 1 होती है। वो बड़ा सारा कंसेप्ट आपने डिस्कस किया। आज हम ये देखने चाह रहे हैं कि डिमांड में जो चेंज आता है वो इनकम की वजह से कैसे आता है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने देखना है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड। डिमांड का ऐसा रिस्पॉन्स या डिमांड में ऐसा चेंज जो किसकी वजह से आ रहा है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यानी कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो डिमांड में चेंज आ रहा है वो चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब यहाँ पे देख सकते हो इसका फार्मूला ई इलास्टिसिटी को शो करता है, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन इनकम, ये इसका फार्मूला है कि क्वांटिटी डिमांड में कितने परसेंटेज चेंज हुआ है और इनकम में कितने परसेंटेज चेंज हुआ है। तो इलास्टिसिटी को हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं कि क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी क्यू डिवाइड बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय चेंज इन इनकम डिवाइड बाय इनकम। तो यहाँ पे हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। आप ये देखो कि किस तरह से हमारा एग्जांपल, अगर इनकम में चेंज आ रहा है, इसको हम यहाँ देखें। मंथली इनकम ऑफ कंज्यूमर अगर इंक्रीज़ किया 15,000 से 20,000, तो जो डिमांड है मीट की वो भी 4 से 5 टाइम इंक्रीज़ कर गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कंज्यूमर की इनकम जो है वो इंक्रीज़ करती है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो भी इंक्रीज़ करती है। लेकिन कितना इंक्रीज़ करती है इसको हम मेजर कर सकते हैं इलास्टिसिटी के साथ। इलास्टिसिटी का जैसे कि हमने फार्मूला बताया कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय वाई डिवाइड बाय चेंज इन वाई। तो चेंज इन क्यू जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है 1, और क्यू हमारे पास क्या आ रहा है 4, मल्टीप्लाई बाय वाई क्या है हमारे पास 15,000, चेंज इन वाई क्या है हमारे पास 5,000। तो हम इसको इक्वलाइज कर सकते हैं और ये हमारे पास आ जाता है 3 डिवाइड बाय 4। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इलास्टिसिटी जो है इनकम की वजह से कितनी चेंज हुई है। हम यहाँ पे पैटर्न देख रहे हैं कि इनकम की इंक्रीज़ करने की वजह से डिमांड मीट की कितनी ज़्यादा हुई है। इसको हमने मेजर किया विद द हेल्प ऑफ इलास्टिसिटी। इट्स मीन दैट इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। वो जो इनकम की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है वो 3/4% आ गया। तो यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, ये देखिए यहाँ पे एक क्रॉस बना हुआ है। अब क्रॉस क्या होता है, यानी एक चीज़ एक क्वांटिटी किसी चीज़ की वो अपनी प्राइस की वजह से इम्पेक्ट ना हो बल्कि दूसरी किसी चीज़ की प्राइस की वजह से इफेक्ट हो। अब इस क्रॉस में आप देखो प्राइस ऑफ बॉल जो है वो अफेक्ट कर रही है क्वांटिटी ऑफ बैट को, जबकि प्राइस ऑफ बैट अफेक्ट कर रही है क्वांटिटी ऑफ बॉल को। तो हम क्या कह सकते हैं रेट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड, यानी क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो क्वांटिटी डिमांड ऑफ कम्युनिटी ए की क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो प्राइस ऑफ ए की वजह से नहीं आएगा बल्कि आएगा प्राइस ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ क्वांटिटी बी। तो आप ये कह सकते हो कि क्वांटिटी ए चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ बी। क्लियर।
तो इस चीज़ को हम लोगों ने क्रॉस इलास्टिसिटी का नेम दिया कि किसी एक चीज़ की, या इसके ऑपोजिट भी आपका केस हो सकता है कि आप ये कह लो कि क्यू बी जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन किसकी वजह से, प्राइस ऑफ ए की वजह से। यानी ऑपोजिट ट्रांसपोज, वो चीज़ जिसकी क्वांटिटी है वो अपनी प्राइस की वजह से नहीं बल्कि ऑपोजिट प्राइस की वजह से अफेक्ट हो रही है। इसका फार्मूला यहाँ पे देखें कि इनकम में जो चेंज, क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आ रही है कि वो प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है, लेकिन प्राइस क्या है, बी की। यहाँ पे हम सी ई जो है वो क्रॉस इलास्टिसिटी ए बी से शो कर रहे हैं। फार्मूला को आप देखो यहाँ पे, तो प्राइस ऑफ वीट जो है वो क्या है, यहाँ पे, यहाँ देखो प्राइस ऑफ वीट जो है वो 30 से 40 यूनिट्स इंक्रीज़ की है, प्राइस इंक्रीज़ किया है। और क्वांटिटी डिमांड जो है राइस की, वो देखो आप तो 1000 से 1200 ज़्यादा हो गई है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जैसे ही प्राइस बी यानी वीट की प्राइस ज़्यादा हुई, तो चूँकि उसकी प्राइस वीट की ज़्यादा हुई है तो वीट की लिटिल बिल जो क्वांटिटी है थोड़ी सी कम हुई है, उसके कंपैरिजन चूँकि राइस की प्राइस सेम है तो राइस की डिमांड भी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गया। इसकी इलास्टिसिटी को भी सिमिलरली हम जो है वो उसी तरह से मेजर कर लेते हैं। सी ई ए बी इक्वल आ जाता है हमारे पास चेंज इन क्यू ए डिवाइड बाय क्यू ए मल्टीप्लाई बाय प्राइस पी बी और चेंज इन पी बी। इसमें अगर आप ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दो तो ये हमारे पास आ जाएगा 200 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 10, तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी। नेक्स्ट आर द प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे आप सबसे पहले देखो कि हम कहते हैं कि टैक्सेस ऑन कमोडिटीज़। अब गवर्नमेंट ने जब किसी चीज़ पे टैक्स लगाना होता है तो ये देखती है कि मार्केट में उसकी इलास्टिसिटी क्या है, यानी कि उस चीज़ की प्राइस चेंज होने से उसकी डिमांड कितने % चेंज होती है। अगर तो किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होने से उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं होती तो गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाएगी। गवर्नमेंट को ऐसी कम्युनिटीज़ के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाने का ये फ़ायदा होता है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनइलास्टिक डिमांड जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा इम्पोज किए जाएंगे, लेकिन वो टैक्स कम्युनिटीज़ ऑन इलास्टिक डिमांड जो है, इलास्टिक डिमांडेड गुड के ऊपर जो टैक्स है वो कम इम्पोज किया जाता है, जिसकी वजह से टोटल रेवेन्यू जो है वो कम इकट्ठा होता है। दूसरा फिक्सेशन ऑफ प्राइस। अगर आप मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड आप देखो तो हम ये कहते हैं कि प्राइस जो है वो सेट करता है अकॉर्डिंग टू द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक मोनोपोलिस्ट जो है दो चीज़ों को बना के जब उनकी प्राइस को सेट करता है तो वो उनकी डिमांड को देखता है। अगर तो डिमांड इलास्टिक हो तो उसकी प्राइस जो है वो लो चार्ज करता है, और अगर जो क्वांटिटी तो मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड क्या है कि इलास्टिक डिमांड वाली चीज़ों के ऊपर प्राइस जो है लो हाई की जाए ताकि उनके ऊपर जो बेनिफिट है बहुत ज़्यादा हो सके। फॉर एग्जांपल आप देखो कि PIA जो है वो अपनी जो चार्जेस हैं अपने लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स को इंक्रीज़ करने के लिए वो लो करेगा अपने चार्जेस को, फेयर्स को, ताकि उसकी जो नंबर ऑफ सीट्स है, टिकट्स हैं, वो ज़्यादा सेल हो सके। थर्ड वन आप देखो तो क्या है, पॉलिसी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये है कि एक बनाने वाले ने प्राइस इस तरह से डिफरेंट चार्ज किया है, इसी तरह से डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जो सेलर है जो उसे चीज़ ले रहा है उनकी डिमांड चीज़ों के बारे में क्या है, तो कस्टमर जो है उसके पास किस तरह से आ रहा है, इस चीज़ की बेस के ऊपर जो है वो अपनी प्राइस जो है वो सेट करेगा। तो उसको हम कहते हैं प्राइस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कस्टमर के यूज़ के मुताबिक, इलास्टिसिटी के मुताबिक जो है वो
फर्म जो है अपने प्राइस को सेट करे। जैसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं कि क्रिकेट मैच में जो तमाम व्यूअर्स हैं उनको सेम प्राइस पे टिकट ना मिले, बल्कि स्टूडेंट्स को जो है वो लो प्राइस पे जो है वो टिकट मिले, ताकि स्टूडेंट्स जो है उनकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंस हो सके उसको, क्योंकि वो ज़्यादा चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखी जाती है स्टूडेंट को, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है उसके मुताबिक फेयर को सेट किया जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है प्राइसिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स। अब जॉइंट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जॉइंट प्रोडक्ट्स की एग्जांपल जो है वो आप ले सकते हो। जैसे अगर हम वीट और स्ट्रॉ देखें, गंदम जो है उसकी, और गंदम का जो बूरा होता है, हस हम जिसको कहते हैं, इनको देखें तो गंदम जो है उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो उसकी प्राइस थोड़ी सी चेंज होने से उसका क्या इफेक्ट होता है, और जो रॉ मटेरियल है स्ट्रॉ जो है उसकी प्राइस चेंज होने से क्या होता है, तो प्राइस ऑफ वीट जो है वो हाई होगी, क्योंकि उसकी डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक है, और जो पीपल उसको बाय करेंगे उसकी प्राइस चेंज होने के बावजूद भी। लेकिन जो प्राइस ऑफ स्ट्रॉ है वो जो है वो नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग रिटर्न इंडस्ट्री। इंक्रीजिंग रिटर्न्स इंडस्ट्री, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो अपनी रिटर्न्स को यानी प्रॉफिट को ज़्यादा करना चाहती हैं, तो वो अपनी कॉस्ट को जो है वो कम से कम करती हैं। तो वो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड जिनकी इलास्टिक है, तो प्रोड्यूसर जो है उनसे ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकता है उनकी प्राइस को कम करने की वजह से, तो उनकी ज़्यादा क्वांटिटीज़ को प्रोड्यूस करता है। तो फर्म जो है वो हमेशा अपना रिटर्न जो है वो देखती है कि उसको किस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा है और किसकी प्राइस को चेंज करने से उसकी क्वांटिटी ज़्यादा सेल हो सकती है। फर्म ऐसा काम करती है ताकि उसको रिटर्न जो है वो ज़्यादा हासिल हो। नेक्स्ट वन है हमारे पास वेजिस। वेजिस जो है लेबर को जो पे करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाता है पार्टिकुलर टाइप ऑफ लेबर की डिमांड कितनी है। अगर इन इलास्टिक है या इलास्टिक है, तो लेबर यूनियंस जो है वो वेजेस को हाई करवा सकती हैं अगर एम्प्लॉय की तरफ से लेबर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर एम्प्लॉय की तरफ से लेबर की डिमांड कम है तो उसके मुताबिक उसकी वेज भी वेरिएट करेगी। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, यानी करेंसी की वैल्यू चेंज होने की वजह से जो है वो इम्पैक्ट क्या होता है। अगर डिक्रीज़ हो जाती है वैल्यू जो है फॉरेन करेंसीज की, और तो उससे हमारी होम डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होगा, इंपोर्ट पे क्या होगा और एक्सपोर्ट पे क्या होगा, और डिमांड फॉर द एक्सपोर्ट क्या है। अगर इलास्टिक है तो पीपल जो है वो वैल्यू और रुपये को डिवैल्यूएट करेंगे, और इसकी वजह से प्राइस, तो जब पाकिस्तानी रुपये जो है वो फॉरेन करेंसी के मुकाबले में डिवैल्यूएट होगा, तो प्राइस जो इम्पोर्टेड गुड की जो है वो हमारे लिए लो होगी, और फॉरेनर्स के लिए जो है वो एक्सपोर्ट जो है, जो हम चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे वो फॉरेनर्स के लिए हमारे प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होगी। सो हम फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अर्न कर सकते हैं अगर हमारी डिमांड जो है वो इलास्टिक है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी इन प्लेंटी। चीज़ जो है वो हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पोटैटोज़ की एग्जांपल लेते हैं कि फार्मर्स जो हैं वो पोटैटोज़ बहुत ज़्यादा ग्रो कर देते हैं, उसकी प्रोडक्शन इस साल जो है हम फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई है, तो इनकम जो टोटल इनकम है वो डिक्रीज़ करती है, इंक्रीज़ नहीं करती। उसकी वजह क्या है कि पोटैटोज़ जो हैं वो एक्सेस में पेनल्टी में जो है वो प्रोड्यूस हो गया है, जो कि इस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं दे आर मोर देन नीड, दैट्स वाई देयर डिमांड इज़ लोअर। तो उनकी डिमांड कम है जिसकी वजह से उनकी तरफ से पोटैटोज़ की तरफ से रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो बहुत ही कम है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन डिस्कस this is about all about the elasticity of demand, and if you have any confusion discuss in the comment bar.